31 दिसंबर को लेकर उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने भी तैयारियां की हैं। नए साल के जश्न को लेकर आयोजकों को कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर प्रोग्राम करने से मना किया गया है। अपने निजी स्थान पर लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 100 लोगों से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे और पुलिस द्वारा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यही नहीं, हुड़दंग काटने वाले और शराब पीकर रफ ड्राइविंग करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन को आयोजकों द्वारा फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों या रफ ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, जिसके लिए जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश जारी कर दिए हैं। तो यही उद्देश्य, यही हमारा प्रयास है कि इस तरह का कोई आयोजन हो ही नहीं। इसको अगर कोई आयोजन करना अपने घर के स्तर पर कर ले, परिवार के स्तर पर कर ले, लेकिन ये समूह में। दूसरा इसमें एक ये भी होता है कि जो कम उम्र के लड़के होते हैं, ये शराब वराब पी करके हुड़दंगबाजी करते हैं, उससे भी जो है उसमें भी कोविड के जो दिशा निर्देश हैं उसका उल्लंघन होता है। तो पहली बात तो हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कोई करेंगे तो प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से हम इंश्योर कराएंगे कि जहाँ भी आयोजन है, जो आयोजक हैं इसके, उनको लिखा पढ़ी में उनको बुला करके समझा करके जो भी प्रोटोकॉल इसके हैं कोविड का, उसको अपनाते हुए, उसको फॉलो करते हुए ही इसका आयोजन हो। बरशीला गांव के हिमांशु और यशवंत बचपन से ही मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन उनके परिजनों की ओर से उन्हें पाबो, पौड़ी और सतपुली के आधार सेंटरों में ले जाया गया, लेकिन उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। परिजनों ने जिला प्रशासन पौड़ी से गुहार लगाते हुए मांग की थी कि दोनों भाइयों के आधार कार्ड बनवाए जाएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं हमारे द्वारा दिखाई गई इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पाबो में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन करवाया, जिसमें आसपास के गांव के करीब 300 से 400 लोगों के आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। दोनों दिव्यांगों के आधार कार्ड बनने के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। पाबो में ब्लॉक में एक बरसीला गाँव, उसमें 2 दिव्यांग बच्चे हैं जो अपनी मदर के साथ रहते हैं, जिनको अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला। तो हमें ये सूचना मिली थी कि उनके घरों में दिक्कत आ रही है, तो आज एक आधार कैंप लगाया है आधार कार्ड वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी योजना का अगर किसी को लाभ दिलाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास आधार कार्ड हो। तो आज पाबो में हम लोगों ने एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बरसीला गाँव के वो बच्चे तो आए रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के जितने भी गाँव हैं उसमें लगभग 300-400 लोग हैं, जिनकी संख्या काफ़ी है। तो उन लोगों के आज का वो आधार कार्ड वगैरह बन रहे हैं। वहीं दिव्यांगों की माता देवेश्वरी देवी ने बताया कि वह जिलाधिकारी का धन्यवाद करती हैं कि उनके प्रयासों के बाद आज उनके दोनों बेटों का आधार कार्ड बन गया है, जिसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी पारिवारिक स्थिति सही न होने के चलते उन्हें समय समय पर दिक्कत होती है, लेकिन दोनों ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर उन्हें थोड़ी सहूलियत जरूर मिलेगी। धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने जिन सर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सर का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी, और आगे भी मतलब इतने में ही ख़त्म नहीं हो गया, आगे भी हमें उनका सहयोग चाहिए। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर काजी में हाईकोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खेतों में विद्युत लाइन के पोल लगाए गए। वहीं पोल लगाने को लेकर एक पक्ष के किसान ने खेतों की चक्रोड़ पर विद्युत के पोल लगाने का विरोध किया, जिसके बाद विद्युत विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में चक्रोड़ के किनारे खंबे लगवाए। विरोध करने वाले किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब चक्रोड़ पर खंबे लगाए जाएंगे तो किसान के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चक्रोड़ 10 फीट की है। यहाँ पर हैंडल वालों ने ज़बरदस्ती हमारे खेत में जो है लाइन खींच रही है, ST का 11,000 की लाइन जो है, जिसको बिजली चाहिए थी, उसके लिए इन्होंने हमें ना तो सर्वे कराया, ना हमें इसमें वो बनाया। उनके खेत के पास ऑलरेडी पहले से पोल लगा हुआ है LT का, और दूसरी तरफ से जो लाइन है ST की, वो भी वहाँ से 250 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर के करीब है। चक्रोड़ जो है अगर यहाँ से जाएगी तो कल को यहाँ से ये हमारी ट्रैक्टर ट्राली, इनकी भी ट्रैक्टर ट्राली जाएंगी,
तो वो कहाँ से जाएंगे। 10 फीट की चक रोड पे अगर खंबा खड़ा है तो उसमें गन्ने भी टच होंगे। गन्ने आजकल 5 मीटर का है, इससे कम किसी का नहीं है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों और पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि उनके खेतों में ट्यूबवेल के लिए विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है और दूसरे खेत वाले चक्रोड से लाइन नहीं जाने दे रहे हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि उक्त किसान के खेत में लाइन लगाई जाए, जिसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर पोल लगवाने का काम पूरा किया। एक्चुअली क्या है कि एक मोहम्मद अफजल के नाम से हमारे यहाँ सिंचाई भूमि पर प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई हुआ था। उसके बाद में मोहम्मद अफजल जी माननीय हाई कोर्ट में गए। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि चक्रोड किसी की निजी संपत्ति नहीं है और उस पर विवाद करना किसी का अधिकार नहीं है और बिजली का कनेक्शन दिया जाना हर व्यक्ति का अधिकार है। और उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन लेके आप चक्रोड पे लाइन का निर्माण कराकर मोहम्मद अफजल को प्राइवेट ट्यूबवेल का कनेक्शन निर्गत करें। कोटद्वार की नदियों में सरकार द्वारा खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है, मगर अवैध खनन करने वाले रोज नदियों का सीना चीर मोटा मुनाफा कमा सरकार के राजस्व पर लाखों की हानि पहुंचा रहे हैं। अब तो आलम यह है कि इन अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि अवैध खननकारियों ने सरकारी जमीनों पर भी खनन कर डाला। स्थानीय प्रशासन खनन करने वालों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि सन 2014 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने कोटद्वार के कलाल घाटी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 192 बीघा जमीन स्वीकृत की थी। इस भूमि पर 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 दीवारी बनाई गई थी, मगर खनन का अवैध काला कारोबार करने वालों ने करोड़ों की लागत से बनी यह 4 दीवारी भी कभी भी जमींदोज हो सकती है। वहीं उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि हमें कुछ फोटोग्राफ और वीडियो के द्वारा यह जानकारी मिली है। खनन करने वालों ने सरकारी जमीन पर कुछ हिस्सा खोद डाला। इसकी जांच के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। ज्ञान में आया है कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पे कुछ जो पार्ट है वो खोदा गया है। इसकी जांच के लिए तहसीलदार कोटद्वार को निर्देशित भी किया गया है और विदिन 3 डेज इसमें एक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। और यदि इर्द गिर्द कोई स्टॉक है जिसके द्वारा स्टॉकिस्ट के द्वारा यदि ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के नागल ज्वालापुर दुधली गन्ना सेंटर से गांव के किसानों का गन्ना नहीं उठने से किसानों में काफी नाराजगी है। चीनी मिल पर किसानों का आरोप है कि क्षेत्र के गन्ना किसानों का समय से गन्ना नहीं लिया जा रहा है, जबकि बाहर के लोगों से मिल गन्ना ले रही है। ऐसा कर मिल लोकल किसानों की उपेक्षा कर रही है। इस मामले में किसान नेता गौरव चौधरी ने चीनी मिल पर गन्ना सेंटर से गन्ना न उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जल्द ही स्थिति नहीं सुधरती है तो सभी किसान मिल प्रशासन का घेराव करेंगे। आज हालत ये होगी, ये लोग बाहर से गन्ना मंगा रहे हैं लेकिन यहाँ के जो लोकल सेंटर्स हैं और लोकल किसानों का ध्यान रखा नहीं जा रहा। आप ये देख सकते हैं दूसरी सेंटर पे आज 1 दिन गन्ना खुलता है, 2 दिन बंद रहता है, बल्कि 3 दिन बंद रहता है। पहले जब यहाँ पर मजदूरों से गन्ना भरता था तो रोज 3 से 4 गाड़ियाँ जाती थी और सेंटर पर सुचारू रूप से तोल होता था, लेकिन आज मशीनों से गन्ना भरा जाता है और हालत ये होगी कि जो गन्ना ट्रॉलियाँ लेके जा रही है 2-2, 3-3 दिन में आ रही है। और उसका कारण सिर्फ ये है, ये लोग बाहर का गन्ना खरीद रहे हैं, किसके प्रेशर में बाहर का गन्ना खरीद रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता, और जो लोकल किसान है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। रुड़की में भगवानपुर क्षेत्र के बिहारीगढ़ से रोशनाबाद को जोड़ने वाले मार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बुग्गा वाला क्षेत्र खनन क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर खनन की गाड़ियों का आगमन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यह मार्ग खस्ताहाल हो चुका है। तस्वीरों में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य को जोड़ने वाले यह मार्ग की हालत कितनी बदतर है। तेलपुरा गाँव के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियों का आगमन होता है, जिससे अधिकतर खनन से भरे वाहन हैं और रोजाना लोग यहाँ चोटिल हो रहे हैं। आज भी यहाँ एक हादसा हुआ जिसमें गन्ने से भरा ट्रक पलट गया। सड़क में बने खड्डे आए दिन हादसे को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया यहाँ की नालियों की सफाई न होने की वजह से यहाँ की नालियाँ भी पूरी तरीके से चौक हो चुकी हैं, जिनकी पानी की निकासी सड़क पर निकल रही है। सड़क खराब होने का एक कारण यह भी है। ये अभी आप लोग देख रहे हैं गन्ने का ट्रक पलटा हुआ पड़ा है यहाँ पे, और ये पिछले काफी समय से चूंकि बराबर में जो नालियाँ बनी थी सड़क बनने के बाद में वो खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो गई हैं और लोगों ने अपने घरों का पानी सड़कों के ऊपर निकाल दिया। कई बार हमारे जो प्रधान जी हैं उन्हें भी हमने कहा कि भाई इस रास्ते को नालियों को जरा ठीक करो,
तो वो भी कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की नालियाँ है, वहीं से होंगी, शासन के स्तर से होंगी। तो ऐसा क्या करके वो लोग भी पीछे हो गए। सितारगंज के नजदीक नानकमत्ता थाना क्षेत्र में यूनिमैक्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड के नाम से ग्रामीणों से लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। नानकमत्ता के नजदीक गांव कनपुरा मटिया में दर्जनों पीड़ितों ने इकट्ठा होकर प्रेस वार्ता कर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि यूनिमैक्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर कनपुरा मटिया का ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों लोगों से कंपनी के नाम पर लाखों रुपए जमा करवाए। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि ज्यादा रकम वापस करने के नाम पर किस्तों के आधार पर पैसा लिया गया और एफडी पर 3 गुना अधिक रकम देने के लालच से लाखों रुपए की एफडी बनाई गई, जिसका भुगतान कंपनी डायरेक्टर अर्जुन सिंह नहीं कर रहा है। यूनिमैक्स कंपनी थी और ये अर्जुन ने इसका जो मेन मुद्दा अर्जुन और शशि शर्मा ये मेन मुद्दा थी। ये पैसे जमा कराने वाले गांव के संत कुमार, हाँ, ये जो फ्रॉड कंपनियां में पैसे जमा किए या नहीं किए, ये लोग यूनिमैक्स का झांसा दे के पैसे लेके और लोगों का पैसा डुबा रहा है, पैसा दे नहीं रहे लोगों का। तो 20,000 की हमने एफडी दी थी, इन्होंने कहा 7 साल में हमें पूरा 60,000 मिलेगा 7 साल में। और हमारा 8 साल हो चुका है, पैसा अभी तक नहीं मिला है। कहते हैं तो लारा दे देते हैं, ऐसे कह देते हैं कि मिल जाएगा, डेट भी नहीं बताते हैं और देते भी नहीं। इस मामले में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी ठगा गया है। गांव की मजदूर महिला भी इस कंपनी के नाम पर ठगी का शिकार हुई हैं, जो अब मीडिया के माध्यम से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। कंपनी का नाम है यूनिमैक्स और हमसे कहीं किया था जहाँ में पैसा जमा करियो, जहाँ में तुम्हारे डबल होंगे, यानी कि जो सरकारी LIC होती नहीं, बस से ज़्यादा पैसा बताई कि यहाँ में डबल होंगे और कहा था 5 साल में तुम्हारे जो निकले वो ऐसे करके। तो हमारे कहा था ऐसे छल कपट मतलब वो करके हमसे पैसा जमा करवाई। हम गरीब आदमी देख रहे हैं, मड़ैया में सो रहे हैं, हम कैसे करके अपना पेट काट के बेचारे। मेन आदमी अर्जुन अब समापति होने पड़ो, अर्जुन समापति है। 31 के मौके पर होटल और रिजॉर्ट्स में पार्टी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नैनीताल पुलिस बिना परमिशन के होटल और रिजॉर्ट में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी ऐसे स्थानों पर जहां 31 का आयोजन किया जाता है, उन्हें पहले ही सूचना दे दी गई है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए 31 की पार्टी या गैदरिंग का आयोजन न किया जाए। अगर उसके बावजूद भी होटल रिजॉर्ट में इस तरह के आयोजन की जानकारी मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा 31 पर रेव पार्टी और नशे को लेकर भी विशेष चेकिंग का अभियान चलाया गया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे आयोजनों में नशे का इस्तेमाल भी जमकर होता है, लिहाजा अब पुलिस सभी पर निगरानी रखेगी। बावजूद उसके किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस बार जो है जो खासतौर से जो दूर के रिसोर्ट्स वगैरह हैं हमारे बड़े, वहाँ पर नॉर्मली लोग जो है पार्टीज़ करते हैं न्यू ईयर्स के पर्पज़ से। हमने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी प्रकार की ऐसी पार्टीज़ जिसमें भीड़ भाड़ हो और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो, इनका कोई हमारी तरफ से अनुमति नहीं है पहले से। और हालांकि अभी तक किसी ने आपसे अप्लाई भी नहीं किया है, फिर भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने एक बार मैसेज उनको करवा रखा है और अगर उस रात में इस तरह की कोई भीड़ या अनावश्यक गैदरिंग होती है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उनके विरुद्ध हम इसमें कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में दिशा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन और जनपद के अधिकारियों से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। कुंभ से ठीक पहले इस अंतिम बैठक में निशंक ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनवाए जा रहे हरिद्वार देहरादून, हरिद्वार से नजीमाबाद व हरिद्वार से मुजफ्फरनगर और रुड़की से लक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा, स्वास्थ्य व शहरी विकास संबंधी तमाम योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री निशंक के अनुसार पिछली बैठक में जो टारगेट तमाम विभागों को दिए गए थे वह लगभग पूरे हो रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार जनपद को आकांक्षी जनपद की श्रेणी में रखा गया है। लिहाजा केंद्र सरकार पूरी तरह से जनपद के तमाम कार्यों पर नजर बनाए हुए है। जैसे कि आपको मालूम है कि हर 3 महीने में दिशा की बैठक होती है और हम समीक्षा करते हैं
मुझे खुशी है कि पहले जो दिशा की बैठक पिछली बार ली थी उसमें कुछ हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किए थे उसको काफ़ी तेज़ी से बहुत सारे विभागों ने किया है और आज भी विभागों को टारगेट दिया गया है। मुझे भरोसा है कि क्योंकि आकांक्षी जिला भी है और प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा रहती है कि जो ये आकांक्षी जिले हैं इन पर बहुत पूरा ध्यान केंद्रित किया जाए। निशंक ने कहा कि जल्द ही हरिद्वार में बहुप्रस्तावित रिंग रोड योजना का कार्य शुरू हो जाएगा। इस 2500 करोड़ की योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पैड़ी का सौंदर्यीकरण भी पूरा कर लिया जाएगा। जो रिंग रोड है, आज NHAI के चेयरमैन को भी मैंने बात की है और उनको कहा है कि बहुत जल्दी ये रिंग रोड जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और मुझे लगता है कि 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का वो पहले चरण में होगा, उसको भी हम पूरा करेंगे। रहते हैं।